नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सबका स्वागत है। रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल एक बार फिर से विवादों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा मामला उनके घर पर कुछ दिन पहले तक काम करने वाले एक कर्मचारी की पत्नी से जुड़ा हुआ है। पीड़िता का आरोप है कि मेयर ने उसके साथ अश्लील हरकत की है और साथ ही महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि उनके पति जेल में थे, जिसकी जमानत कराने के एवज में मेयर ने महिला से साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। वहीं पीड़ित महिला ने मेयर के खिलाफ गंगनहर कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग भी कर दी है। पुलिस ने महिला की तहरीर पर मामले की जांच शुरू कर दी है और आपको बता दें कि कुछ दिन पहले मेयर के भाई ने मेयर के पूर्व कार्यालय प्रभारी पर घर घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद उस पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया था। अब इसी मामले में जेल भेजे गए शख्स की पत्नी ने यह आरोप लगाया है। मेयर साहब ने मेरे हस्बैंड की 15 महीने से सैलरी नहीं दी थी, तो उन्होंने बुलवाया, तो मैं इनको बुलवाया, तो मैंने इनको अकेले जाने नहीं दिया। तो मैं इनके साथ गई, मम्मी भी गई। तो उन लोगों ने जैसे ही हम अंदर गए, मेयर साहब और क्या नाम आलोक और क्या नाम बड़े भैया राकेश, उन्होंने इनके साथ बहुत मारपीट हाथापाई की। मैंने बहुत बचाने की कोशिश की, उन्होंने किसी ने कुछ नहीं सुना। तो फिर इनको झूठे केस में जेल भिजवा दिया, पुलिस बुलाई, जेल भिजवा दिया और वहाँ भी बहुत टॉर्चर करवाया। क्या कसूर था इनका? ये पैसे मांगने गए थे? बस सैलरी मांगने के लिए गए थे अपनी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? जेल भिजवा दिया? जेल भिजवा दिया। तो महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि इन्होंने मेरे साथ अश्लील हरकत की थी। इनके पति सिर्फ मेयर के पास अपनी सैलरी को मांगने के गए थे। महिला ने यह जानकारी दी है कि लगभग 15 महीने से सैलरी नहीं मिली थी और उसके बाद जब सैलरी मांगने के लिए मेयर के कार्यालय में पति जाते हैं तो उनके साथ मारपीट की जाती है और मारपीट करने के बाद उनको झूठे केस में जेल भेजा गया है और बाद में पत्नी के साथ अश्लील हरकत भी की गई है। इस तरह का आरोप पीड़िता ने लगाया है। पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही है। ये रुड़की का मामला हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर विवादों में मेयर गौरव गोयल आ चुके हैं। महिला ने गौरव गोयल पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है और साथ ही तमाम अश्लील हरकतों का भी आरोप लगाया गया है। गंगनहर कोतवाली में इससे संबंधित तहरीर दी गई है और पुलिस इसके बाद से ही जांच कर रही है। महिला ने बताया है कि पति अपनी सैलरी मांगने के लिए मेयर गौरव गोयल के पास गए थे, लेकिन मेयर ने पति को पीटा और उसके बाद झूठे केस में जेल में बंद करा दिया और उसके बाद पत्नी के साथ अश्लील हरकत मेयर गौरव गोयल ने की है। देश भर में कोविड-19 का ट्रायल अब शुरू हो चुका है। इस बीच उत्तराखंड प्रदेश में लगातार कोविड-19 वैक्सीन के ड्राई रन का दूसरा चरण शुरू हो चुका है, लेकिन वहीं कोरोना के वैक्सीन के बाजार में आते ही तरह तरह की अफवाहों का बाजार भी गर्म हो चला है। इस बीच एक समुदाय के लोगों को कोई भी वैक्सीन न लगाए जाने की अफवाह फैलाई जा रही है। हालांकि इन बातों को मुस्लिम धर्मगुरुओं ने अफवाह करार दिया है। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर दारुल उलूम देवबंद से कोई भी फतवा जारी नहीं हुआ है। ऐसी अफवाह फैलाकर केवल लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। कोविड वैक्सीन को लेकर धर्मगुरु काजी मुफ्ती मासूम कासमी ने कहा कि मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस वैक्सीन पर अभी तक किसी भी तरह की कोई टिप्पणी नहीं की है। सिर्फ अफवाह फैलाकर मुस्लिम समाज के लोगों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। इस पूरी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अरशद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अरशद, जिस तरह से अफवाहें लगातार गर्म हैं कि एक निश्चित तबके को यहाँ पर वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी, इसमें अब दारुल उलूम का क्या कहना है? देखिए, दारुल उलूम ने इस मामले में अभी तक कोई फतवा जारी नहीं किया। यही उलमाओं ने एक बयान जारी करके बताया है कि इस तरह की अफवाहों में ना आए और बिल्कुल जिस तरह से सरकार अपना अभियान चला रही है उसमें उसका सहयोग करें। तो इसका मतलब है कि धर्मगुरुओं ने ये बिल्कुल साफ साफ बोला कि अगर वैक्सीन आती है और अगर एक समाज को लगाई जाती है तो वो लगवाने के लिए तैयार है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर
वैक्सीन आती है और उसको लगाने में कोई हानि नहीं है और किसी तरह का किसी उलेमा का द्वारा कोई भी फतवा जारी नहीं किया गया। इस बात को साफ तौर पर जाहिर कर दिया गया है और अलग अलग उलेमाओं ने इस बात को मीडिया के समक्ष बयान में कहा है कि किसी के बहकावे में ना आए और जिस तरह से सरकार अपना कार्य कर रही है उसमें उसका सहयोग जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अरशद, और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो मुस्लिम धर्मगुरुओं ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जिस तरह की अफवाहें लगातार चल रही हैं वो बिल्कुल झूठी हैं और वैक्सीन को लेकर दारुल उलूम की तरफ से किसी भी तरह का फतवा जारी नहीं हुआ है। हमारे रहीम, सबसे पहले तो ये बात समझने की है कि शरीयत में असल चीज़ों के अंदर इबाहत है और जायज़ होना है, और जब तक किसी चीज़ की हुर्मत पर हराम होने पर कोई दलील हमारे पास नहीं होती तब तक शरीयत उस चीज़ को हराम करार नहीं देती। जहाँ तक वैक्सीन का मामला है तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि पहले इसकी तहक़ीक़ की जाए और तहक़ीक़ के बाद जो चीज़ खुलकर सामने आए उसी के मुताबिक फ़ैसला सादिर किया जाए। अगर तहक़ीक़ से ये बात मालूम हो जाती है कि इसके अंदर किसी हराम जानवर की चर्बी शामिल की गई है तो फिर तो वाक़ईतन मुसलमानों के लिए इसका इस्तेमाल काबिल गौर है, नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी चीज़ इसके अंदर नहीं है जैसा कि डॉक्टरों की तरफ से बताया जा रहा है तो इसके इस्तेमाल में कोई हरज नहीं। यही वजह है कि दारुल उलूम देवबंद की तरफ से अब तक इस सिलसिले में कोई फतवा सादिर नहीं किया गया और दारुल उलूम देवबंद की तरफ से ना तो ये कहा जा रहा है कि आप इसको इस्तेमाल करें और ना ही ये कहा जा रहा है कि जो इस्तेमाल कर रहा है कि उसको मजबूर किया जाए। इख्तियार दे दिया गया कि जब तक किसी चीज़ की तहक़ीक़ ना हो, इस्तेमाल करना चाहता है इस्तेमाल कर सकता है और इस्तेमाल नहीं करना चाहता तो उसको मजबूर नहीं किया जा सकता है। यही हमारी राय है कि पहले इस सिलसिले में तहक़ीक़ हो, तहक़ीक़ के बाद जो चीज़ खुलकर सामने आए उसके मुताबिक अमल किया जाए। अभी जो वैक्सीन आई है इसकी सही नौइयत हमारे सामने ज़ाहिर नहीं हुई है। पिछले दिनों कुछ अफवाह भी फैलाई गई थी कि दारुल उलूम ने जो है इसके ऊपर नाजायज़ होने का और हराम होने का फ़तवा लगाया है। फिर उसके बाद हज़रत मुफ्ती अबुल कासिम साहब दारुल उलूम की तरफ से जो मुहतमिम हैं उनका बाकायदा वजाहती बयान आया कि इस सिलसिले में दारुल उलूम ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, न इसके जवाज़ का फ़तवा दिया है न इसके आदम जवाज़ का फ़तवा दिया है। जब तक हमारे सामने इसकी सही नौइयत ज़ाहिर नहीं हो जाती तो हम इस सिलसिले में खामोश हैं और बहरहाल सरकारी गाइडलाइन के ऊपर जो है वो अमल किया जाएगा। अगर ये वैक्सीन वाक़ईतन कोरोना जो बीमारी फैल रही है इसको रोकने का सबब बन सकता है तो इंशाअल्लाह हम इसमें अपना मुकम्मल ताउन सरकार को देंगे। लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे पटरी पर लौट रहे मांस और अंडे के कारोबार पर बर्ड फ्लू ने पूरी तरह से हमला कर दिया है। एक बार फिर से संकट के बादल छा गए हैं। पिछले कुछ दिनों से देश के कुछ राज्यों में बर्ड फ्लू की खबरें आने के बाद मांस और अंडे के व्यवसाय में काफी कमी आई है। हालांकि उत्तराखंड अभी तक बर्ड फ्लू की दस्तक से महफूज है, बावजूद इसके यहाँ के कारोबारियों पर भी इसका खासा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रुड़की शहर के चिकन और अंडा कारोबारियों ने बताया है कि बर्ड फ्लू की खबरों से कारोबार आधा हो चुका है, तो वहीं कुछ कारोबारियों का मानना है कि इन दिनों इस तरह की अफवाह फैलती है, ये मात्र एक अफवाह है और कुछ नहीं। वहीं रुड़की सिविल अस्पताल की चिकित्सक डॉक्टर वंदना भारद्वाज ने इसके बचाव के उपाय बताए हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी वायरस से बचने के लिए साफ सफाई बेहद जरूरी है। इसके साथ ही 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर पका हुआ भोजन पूरी तरह से सुरक्षित होता है। कस्टमर नहीं है, क्लाइंट बिल्कुल नहीं है। और ये बर्ड फ्लू जो आ रहा है बड़े बड़े शहरों में, अभी तक के यहाँ तो सुना नहीं है, लेकिन जब ये आएगा तो ये कम हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि दुकानदारी बहुत प्रभाव पड़ा है। क्लाइंट नहीं खा रहा है, कस्टमर होटल वगैरह भी कम जा रहा है किसी को लेकर ये बीमारी की वजह से। हर 20-25% का फ़र्क है। वैसे इसमें बर्ड फ्लू नहीं, गुजरात के राजस्थान के अंदर कौवे मर रहे हैं उनके अंदर है, इसमें कुछ नहीं है सर। अभी हमारे पे कोई आदेश नहीं है। अभी 25% कम से कम फ़र्क है दुकानदारी पे, 20-25%। वैसे इसमें कुछ नहीं है। राजस्थान में गुजरात में जो भी है कौवे मर रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है। तो हर साल हवा उड़ती है, हर साल युवा है ये क्या है, बर्ड फ्लू एक इन्फ्लुएंजा वायरस है ना, जिससे ये होता है। इससे बचाव के लिए ये क्यों फैलता है, ये जो आपका
रॉ मीट होता है या कुक मीट है, तो दोनों को अलग अलग रखेंगे। दूसरा, हाइजीन का विशेषकर ध्यान देना होगा इसमें कि जब भी आप कोई खाना खा रहे हैं तो सबसे पहले अपना हाथ धोएं। जैसे कि हम कोविड से तो जूझ ही रहे हैं, इसमें भी हमारा सिर्फ मेन फोकस था कि हम हाइजीन पर ध्यान रखें। ऐसा ही इसमें है, जो भी हम जितने भी है आप देखेंगे इन्फेक्शियस डिजीज़ है या ये वायरस है, सबसे पहले हाथ धोना। जहां एक और पूरा विश्व कोरोना महामारी की मार झेल रहा है, वहीं बर्ड फ्लू की दस्तक से शासन प्रशासन गंभीर दिखाई दे रहा है। केंद्र सरकार के जरिए बर्ड फ्लू को लेकर जारी की गई एडवाइजरी के बाद ऊधम सिंह नगर में वन विभाग ने जलाशयों में प्रवासी पक्षियों की ड्रोन से मॉनिटरिंग शुरू की है। तराई पूर्वी वन प्रभाग में बैगुल डैम, धौरा डैम, नानक सागर और शारदा सागर जलाशय में सर्दी के मौसम में सैकड़ों की संख्या में पक्षी प्रवास करते हैं। देश विदेश से आने वाले पक्षियों के प्रवास के चलते एवियन इन्फ्लुएंजा संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ चुका है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो चुका है। तो वहीं जोशीमठ में जंगल में आग लगी है और इसमें लगातार ये सवाल उठ रहा है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि यह शरारती तत्वों की करतूत है। ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन उनके पास पर्याप्त साधन नहीं है, जिसके चलते आग बुझाई नहीं जा सकी। और लगातार अगर आप इसको रात के अंधेरे में देखेंगे तो देखिए किस तरह से लगातार जंगल धुंध करके जल रहे हैं। और ये प्रश्न खड़ा हुआ है कि जानवरों की जान इससे खतरे में है और इस तरह से कोई शरारती तत्व हरकत कैसे कर सकते हैं, इतना असंवेदनशील कोई कैसे हो सकता है। तो ये जोशीमठ के जंगलों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दिन में भी आप देख सकते हैं दिन की धूप में कि किस तरह से वहां पर धुआं उठ रहा है और रात के अंधेरे में भी जंगल की आग को आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इस पूरी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संजय कुमार जुड़े हुए हैं। तो संजय, ये आग कब लगी और इसमें अब तक प्रशासन ने क्या कदम उठाए? देखिए, ये आग जो है देर रात से लगी हुई है। हालांकि नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन जो है पूरी तरह आग पर काबू पाने में जुटा हुआ है, लेकिन जिस तरह से आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि ऊंची पहाड़ी इलाकों में जो आग लगी हुई है उसे बुझाने में ग्रामीणों वन विभाग के कर्मचारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी है। जी, तो इसमें यह भी चीज सामने आ रही है क्या कि ये जानबूझकर किसी शरारती तत्वों ने इस तरह की हरकत की है? जी बिल्कुल, देखिए ये तो जांच का विषय है। वैसे भी इस सीजन में उस तक जो हमारे उच्च हिमालय के क्षेत्र होते हैं, इसमें दो तरह के शरारती तत्व ही जो है आग लगाने में माहिर होते हैं। एक वो जो वन्य जीव तस्करों के नाम से जाने जाते हैं और दूसरे वो जो हर साल जो यहाँ पे पहाड़ियों में जो अच्छी घास होती है उसके अच्छी पैदावार के लिए ही यहाँ पर कुछ शरारती तत्वों द्वारा आग लगाया जाता है। तो ये अभी दोनों जांच के विषय है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये किसी एक शरारती तत्वों द्वारा ऐसा जो है हर बार जो है सीजन में इस बार ऐसा किया जाता है। जी, जैसा कि कहा जाता है कि पहाड़ों में झूम खेती का काफी प्रचलन होता है, तो क्या खेती के मकसद से ये आग तो नहीं लगाई गई? जी, झूम खेती जो है विशेषकर सीमांत जोशीमठ के पहाड़ी क्षेत्र यहाँ पे नहीं होती है और नॉर्थ ईस्ट का मामला है, लेकिन यहाँ पे जो यहाँ के जो बासिंदे होते हैं अपने पशुपालन का यहाँ पे ज्यादा व्यवसाय होता है और विशेषकर घास के लिए इस तरह की आग लगाई जाती है। लेकिन ये जांच का विषय है, क्योंकि जो ये एरिया जल रहा है वो दुर्लभ वन्यजीव पशुओं के लिए कस्तूरी मृग और हिमालयन थार का बहुत क्षेत्र है और यहाँ पे उनके प्राकृतिक आवास है। और एक सच ये भी लगाया जा रहा है कि ये जरूर वन तस्करों और शिकारियों द्वारा लगाई हुई आग है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय और तमाम जानकारी हमको देने के लिए। वहीं हरिद्वार के कनखल इलाके में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। यहां बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। दरअसल बदमाशों ने कनखल कृष्णानगर पुलिया के पास पहले तो विकास नाम के एक फाइनेंस कारोबारी से लाठी डंडों से मारपीट की, उसके बाद पीड़ित से 1,70,000 रुपए की लूट करके वहां से फरार भी हो गए। पीड़ित के मुताबिक वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी स्कूटी पर सवार होकर आए थे और इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और मामले में आगे की कार्रवाई करते हुए आरोपियों की तलाश कर रही है। मंदिर से आया जी, पुलिया से जा रहा था जहाँ पे पहले लूट हुई थी एक जी, जस्ट वहीं पे मुझे उन्होंने डंडों से मारपीट करी। मेरी जेब में पैसे थे, वे निकल गए, उन्होंने उठाए
कितने पैसे थे? 1,70,000 रुपये के 85 नोट थे, 2-2 हज़ार के। कौन लोग थे वो? मुझे नहीं पता। किस पे सवार थे? स्कूटी पे सवार थे। विशाल जी क्या काम करते हो आप वैसे? मेरा पैसे का, मैं मार्केट में पैसे का लेन देन करता हूँ। नहीं, फाइनेंस का काम है। फाइनेंस का काम है। रजिस्टर्ड है आपकी कंपनी? रजिस्टर्ड है हमारी। कहाँ, किस नाम से? साई राम के नाम से। साई राम के नाम से। कहाँ पे है फर्म? ये हमारी फर्म फुटबॉल ग्राउंड पे है। फुटबॉल ग्राउंड पे। तो वो कलेक्शन लगाते हैं आप? हाँ जी। नहीं, कलेक्शन नहीं लाते, मैं घर से, मेरा प्रॉपर्टी का भी काम है। अच्छा, प्रॉपर्टी का। हाँ, घर से ऐसे ही मैं उठ के चला गया, ठंड हो रही थी, वे जेब में पैसे पड़े थे। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं मार्केट से पैसे लिए या किसी ने मेरे पे पीछे से लगा कोई आदमी, ऐसा कोई सीन नहीं था। अच्छा। मुझे ऐसा महसूस है कि किसी ने मेरे पे अटैक करने की कोशिश करी। अच्छा, मतलब किसी को मालूम था कि आपके जेब में? नहीं, किसी को नहीं पता था। और इस पूरी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नरेश तोमर जुड़े हुए हैं। तो नरेश, ये घटना कब की है और इसमें पुलिस ने अब तक क्या एक्शन लिया है? देखिए, आपको बता दें, कल देर रात की ये घटना है और बदमाशों का हौसला आप देखिए, लगातार जो है पिस्टल दिखाकर जो है सिर पर उसकी बट मारकर 1.5 लाख रुपए ये लूट की है। जिसके साथ जो है धर्मनगरी हरिद्वार में लोगों में जहां दहशत का माहौल है, वहीं पुलिस अब कार्रवाई करने की लगातार बात कर रही है और इसको लेकर लगातार क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है। सभी जगह लगातार पेट्रोलिंग द्वारा चेक करा जा रहा है, हर नाकाबंदी कर दी गई है, सभी वाहनों पर पैनी निगाह रखी जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नरेश, और तमाम जानकारी हमको देने के लिए। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य लगातार जारी है। वहीं देश के अनेक हिस्सों में मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि संग्रह निधि समर्पण अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत आज ये यात्रा चमोली के कर्णप्रयाग पहुंची, जहां विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं और राम भक्तों ने यात्रा में आए लोगों का भव्य स्वागत किया है। पेट्रोल पंप से लेकर मुख्य बाजार तक रैली निकालकर यात्रा का अभिनंदन भी किया गया। यात्रा के सह अभियान प्रमुख पवन कुमार ने बताया कि उत्तराखंड के हरिद्वार से शुरू हुई इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य राम मंदिर निर्माण में आम जन की सहभागिता है। इसके लिए कूपन और तमाम साहित्य बांटे जा रहे हैं। ये यात्रा गढ़वाल मंडल के विभिन्न शहरों से होते हुए कुमाऊं मंडल की ओर निकलेगी। नैनीताल में प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल मल्लीताल के जरिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रदेश अध्यक्ष नवीन वर्मा ने शपथ ग्रहण करवाया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने भी शिरकत की। कार्यक्रम में नैनीताल विधायक संजीव आर्य समेत व्यापार मंडल से जुड़े सभी पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। मल्लीताल दोनों व्यापार मंडल का जो चुनाव संपन्न हुआ, मुझे इस शपथ ग्रहण समारोह में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से जो आज और पहले व्यापारी संगठन के संगठन द्वारा हमारे माननीय अध्यक्ष द्वारा यहाँ पर विस्तार से उन मुख्य मामलों को इंगित किया गया है, सरकार गंभीर है और मैं यहाँ आया हूँ तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। मसूरी झड़ीपानी फॉल पर जन्मदिन मनाने गए युवकों में से एक युवक का पैर फिसल गया। हादसे में शख्स गहरी खाई में जा गिरा, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गया। वहीं इस मामले की जानकारी युवक के साथी ने मसूरी पुलिस को दी, जिसके बाद मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस की मदद से उसको देहरादून अस्पताल भेजा गया है। बताया जा रहा है कि बंजारावाला देहरादून से कुछ युवक अपने दोस्त रिंकू का जन्मदिन मनाने के लिए झड़ीपानी फॉल आए थे, जिसके बाद यह हादसा हुआ है। तो झड़ीपानी फॉल में ये जन्मदिन मनाने के लिए आए थे और उसी वक्त लड़के का पैर फिसल गया और वो गहरी खाई में जा गिरा और इसको गंभीर चोटें आई। सुनील सोनकर इस पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सुनील, जिस तरह से खबर सामने आई है, ये घटना कब की है और अब जो घायल युवक है उसकी हालत कैसी है? जी देखिए, ये कल देर शाम की घटना है जब कुछ युवक अपने दोस्त का जन्मदिन मनाने के लिए झड़ी फॉल गए और वहां पर शौच के लिए एक लड़का पहाड़ी की तरफ चला गया और वहां से उसका पैर फिसला, जिससे वो गहरी खाई में जा गिरा। और उसके दोस्तों ने उसको बचाने की काफी कोशिश करी कि उसे खाई से निकाला जा सके, परंतु खाई काफी गहरी थी। ऐसे में मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची देवेंद्र असवाल कोतवाल के नेतृत्व में और काफी मशक्कत के बाद यहाँ पर उस लड़के को निकालकर 108 एम्बुलेंस के माध्यम से दून अस्पताल भेजाया गया। फिलहाल उस लड़के की हालत स्थिर है और जिस तरीके से घटनाएं पेश आ रही है उसको लेकर मसूरी कोतवाल ने कहा कि ये भी देखने की बात होगी कि
जो युवक यहाँ पर आउटसाइड आते हैं उन पे भी चेकिंग की जाएगी और उसको लेकर लगातार यहाँ पर गश्त बढ़ा दी जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुनील, और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। रुद्रपुर बगवाड़ा चौकी पुलिस ने स्मैक की खेप के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास स्मैक और 28,000 की नकदी भी बरामद हुई है। पुलिस ने आरोपी की बाइक को सीज कर दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी बरेली से स्मैक लाकर रुद्रपुर में सप्लाई करता था और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मसूरी देहरादून लाइब्रेरी रोड आईटीबीपी गेट के सामने दो गाड़ियों के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में एक लड़के को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच लगातार कर रही है। जोशीमठ में भारी बर्फबारी के बाद अब बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर आवागमन पूरी तरह से बाधित है। आखिरी छोर बद्रीनाथ माड़ा तक बीआरओ की टीम सड़क से बर्फ हटाने में मुस्तैदी से जुटी हुई है। दरअसल बद्रीनाथ धाम में शीतकाल में कपाट बंदी के बाद भी माड़ा चौकियों पर तैनात सेना के जवानों के लिए राशन की आपूर्ति सहित अन्य जरूरतों को देखते हुए सड़क को खोलने की जरूरत होती है, जिस काम को बीआरओ बखूबी निभा रहा है। तो बर्फबारी से नेशनल हाईवे पूरी तरह से जाम है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से बुलडोजर की मदद से यहां पर उसको हटाया जा रहा है। जो भी बर्फ है यहां पर सड़क पर उसको बीआरओ की टीम हटा रही है, ताकि इस रास्ते को जवानों के लिए खोला जा सके, क्योंकि सैन्य रसद हो गया, खाने पीने का सामान लगातार जवानों के लिए जाता रहता है। फिलहाल उत्तराखंड प्राइम में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।